हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं रिसर्च डिज़ाइन की प्लेलिस्ट में नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, जो कि है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में पहला डिज़ाइन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है NECGD, जिसको हम नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन कहते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। It is a type of quasi-experimental design used in research when it is not possible to randomly assign participants to experimental and control groups। देखिए, अगर हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल की बात डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, रैंडमाइजेशन उसमें नहीं होगा। ठीक है, और अगर रैंडम असाइनमेंट नहीं होगा, रैंडमाइजेशन नहीं हो रहा है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रैंडमली असाइन एनी पार्टिसिपेंट टू एनी एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। ग्रुप्स यहाँ पे नेचुरली होते हैं, नेचुरल यानी कि प्री एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 10th बोर्ड अभी जस्ट दे रखा है तो एक वो ग्रुप हुआ, या कोई ग्रुप अभी अभी एक पेंडेमिक से बाहर निकला है, उस ग्रुप पे हम रिसर्च कर सकते हैं। या अभी अभी वहाँ पे ना फॉर एग्जांपल बाढ़ आई है, या गैस चैम्बर एक्सप्लोड हुआ है, कहीं टेररिस्ट अटैक हुआ है, राइट। सो एक नेचुरली प्री एग्जिस्टिंग फिनोमिना जहाँ हो रखा है, और यहीं से पता चलता है कि ये रियल वर्ल्ड फिनोमिना यानी कि रियल वर्ल्ड सेटिंग में काम आती है, उसके ऊपर हम नॉन इक्वलेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। सो दिस डिज़ाइन इज़ कॉमनली यूज इन एजुकेशन, सोशल एंड क्लिनिकल रिसर्च, राइट। अगर आपको स्क्रीजोफ्रेनिया, या हम कह सकते हैं कोई भी, चलिए इसी पे रहते हैं, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, या OCD के पेशेंट्स, या स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट, या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या बाइपोलर, या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, राइट। तो स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेशेंट पे अगर आपको स्टडी करनी है तो वहाँ पे आप रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पे ये डिज़ाइन नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसमें यूज़ आता है। सो दिस डिज़ाइन इज़ कॉमनली यूज्ड in educational, social and clinical research where randomization is impractical and unethical। की फीचर्स की बात करें तो पहली बात, प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप होना चाहिए। द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव द इंटरवेंशन while the control group does not। participants are not randomly assigned to the groups which can be lead to differences between the group। क्या मतलब है इसका? दो ग्रुप हम लेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं वरना आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। तो वो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, क्योंकि हम उसके ऊपर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ इंटरवेंशन लगाना चाहते हैं, तो वो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, राइट। और जो एक कंट्रोल ग्रुप होगा उसमें हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे रैंडम असाइनमेंट नहीं होगा। अब रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है तो ये एक इसका लिमिटेशन फैक्टर भी है, जिससे हम कह सकते हैं कि रिजल्ट मे बी कैन अफेक्ट। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट मेजरमेंट होता है, येस वेरी गुड। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे है ना, रिसर्च डिज़ाइन ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि अच्छा इसमें किस वेरिएबल पे क्या लग रहा है, इसमें कौन सा डिज़ाइन होगा, अगर इसमें ये डिज़ाइन है और ये कंडीशंस है तो इसका आउटकम और रिजल्ट कैसा निकलेगा। तो इससे आप, बहुत इजी सब्जेक्ट है ये, राइट, लेकिन लोगों को लगता नहीं है। पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस प्लेलिस्ट के एंड तक, इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर एंड सिंपल भाषा में मैं सिखा सकूँ। सो बोथ ग्रुप्स आर मेजर्ड ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल जिसके ऊपर हम कर रहे हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको कॉफ़ी और स्लीप का एग्जांपल दिया था कि हमारी कॉफ़ी तो हो गई हमारी इंडिपेंडेंट, और हमारी स्लीप हो गई डिपेंडेंट, कि हम कितने लेवल, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ हम कॉफ़ी ले रहे हैं और उस पे स्लीप का क्या असर हो रहा है। तो स्लीप हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो जिसके भी ऊपर हमको इफेक्ट दिखना है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जब हम मेजरमेंट लगाते हैं, राइट, हम उसको प्री टेस्ट करेंगे, पहले देखेंगे, ठीक है, बिना लगाने से पहले। हम एक नॉर्मल इंसान है, कॉफ़ी और उसका एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मल इंसान है, उसके ऊपर हमने इंटरवेंशन लगाया, यानी कि प्री टेस्ट किया पहले, राइट। उसके बाद हमने उसको कॉफ़ी पिलाया, उसके बाद हमने उसका दोबारा इंटरवेंशन किया, मेजरमेंट लिया, यानी कि पोस्ट टेस्ट। सो बोथ ग्रुप्स आर मेजर्ड ऑन द
dependent variable before pretest and after post-test the intervention. It allows researcher to assess changes over time and compare across groups. यहाँ both groups की पता है क्या बात हो रहा है? both groups यानी कि experimental group जिसकी हमने पूरी बात की and control group जिसमें कोई intervention लग ही नहीं रहा है. नॉन इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसा कि हमने देखा कि इसमें लैक ऑफ रैंडमाइजेशन है, मतलब रैंडमाइजेशन इसमें नहीं है, एब्सेंट है. तो जो ग्रुप्स है ना वो डिफर कर सकते हैं. कैसे डिफर कर सकते हैं? डेमोग्राफिक डिटेल्स में, परफॉर्मेंस में, एज में, जेंडर में, राइट, जो कि आगे चल के एरर दे सकता है या हमारे रिजल्ट में कुछ एरर दे सकता है और विच कैन पोटेंशियली इंट्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ बायसेस. अदर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम रिग्रेशन एंड एनकोवा जैसे स्टैटिस्टिकल मेथड्स के यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें जितने भी जो कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ रही है वो ना करना पड़े, राइट. जैसे जैसे हमने क्वासी एक्सपेरिमेंटल में पढ़ा था कि बहुत सारे कंपाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं जिसको कंट्रोल करना ज़रूरी है ताकि वो हमारे रिजल्ट को अफेक्ट ना करे. तो हम कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड अपनाएंगे? रिग्रेशन एंड एनकोवा. और भी हो सकते हैं. टिपिकल स्ट्रक्चर देखा ना मगर इसका, तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसमें हमने प्री टेस्ट किया, इंटरवेंशन किया, फिर पोस्ट टेस्ट किया. कंट्रोल ग्रुप जिसमें प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है, लेकिन बीच में इंटरवेंशन हम कुछ लगा ही नहीं रहे, राइट. एडवांटेजेस की बात करें तो रैंडमाइजेशन नहीं है तो फिजिबिलिटी है इसमें, राइट. कंपैरेटिव एनालिसिस, हम दो ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं, उनका इफेक्ट देख रहे हैं. एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है यानी कि रियल वर्ल्ड फिनोमेना के लिए ये बहुत अच्छा है, मेकिंग रिजल्ट्स मोर जनरलाइजेबल, राइट. तो रियल वर्ल्ड सेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है. अब अगर हमने एक्सटर्नल वैलिडिटी इसकी एडवांटेज बता दी तो डिसएडवांटेज में क्या होगा कि इंटरनल वैलिडिटी में खतरा है. भाई क्या खतरा है? सिलेक्शन बायस आ सकता है कि आपने सेलेक्ट किस बेसिस पे किया है. ग्रुप में डिफर इन अ वे दैट अफेक्ट आउटकम्स, राइट, क्योंकि पहली बार तो रैंडमाइजेशन है नहीं. तो सिलेक्शन बायस तो आएगा ही कि ग्रुप में डिफर इन अ वे दैट अफेक्ट्स आउटकम्स. जैसे डेमोग्राफिक डिटेल्स हो गई, मोटिवेशन लेवल हो गया, एज हो गया, हिस्ट्री, that their external events might influence results between pre-test and post-test. Maturation हो सकता है हम किसी बच्चे पे कुछ कर रहे हैं लेकिन नेचुरल चेंजेस होते होते वो और मैच्योर हो गया और बाद में जो पोस्ट टेस्ट हुआ उसमें वो अफेक्ट हो गया. तो हम ये सारी चीज़ें तो कंसिडर कर ही नहीं रहे, राइट. सो नेचुरल चेंजेस ओवर टाइम मे कंपाउंड द रिजल्ट्स. अगर हम इसको ना हम दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं. 1990s में कोई सेम रिसर्च होगी मोटिवेशन पे और आज 2025 में सेम रिसर्च होगी मोटिवेशन पे. तो एज द ईयर चेंजेस, नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं, लोग और मैच्योर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी और मैच्योर हो रही है, डेवलप हो रही है, तो रिसर्च में सीधी सी बात है रिजल्ट में चेंजेस आएंगे. टेस्टिंग इफेक्ट्स, प्री टेस्टिंग में इन्फ्लुएंस पोस्ट टेस्ट स्कोर्स. सीधी सी बात है, प्री टेस्ट में हो सकता है इंसान का मूड अच्छा हो, ठीक हो, पॉजिटिव हो, और पोस्ट टेस्ट जब वो कर रहा हो तब उसका मूड ख़राब हो गया हो सकता है ना, राइट. रिग्रेशन टू द मीन, ठीक है. प्री टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर अगर आ रहा है और पोस्ट टेस्ट में नहीं आ रहा है तो इवेंचुअली एक्सट्रीम स्कोर्स एट प्री टेस्ट में नेचुरली मूव फॉरवर्ड द एवरेज एट द पोस्ट टेस्ट. डिफिकल्टी इन एट्रीब्यूटिंग कॉजैलिटी, रैंडमाइजेशन नहीं है सो इट इज़ हार्डर टू एस्टेब्लिश एनी इंटरवेंशन कॉज्ड द ऑब्जर्व चेंजेस. अब वैलिडिटी की देखिए आप कितने सारे इशू है. एक्सटर्नल वैलिडिटी तो चलो ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी में क्या क्या है देखिए कितने सारे, 5 हमारे पास चीज़ें आ रही है. सिलेक्शन बायस हो सकता है, हिस्ट्री से प्रॉब्लम आ सकती है, मैचुरेशन टेस्टिंग में एंड रिग्रेशन ऑफ द मीन टू द मीन पे दिक्कत आ सकती है. अब इसको ठीक कैसे करेंगे? मैचिंग, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल्स एंड एडिशनल मेजर्स. कैसे मैचिंग? पार्टिसिपेंट्स का पेयर इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप हम ना एक एज, जेंडर एंड प्रीटर स्कोर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. इतना तो हम कर सकते हैं. स्टैटिस्टिकल कंट्रोल हम कैसे करेंगे? एनकोवा लगाएंगे, कोई भी टाइप का रिग्रेशन लगाएंगे. एडिशनल मेजर्स हम हो सकता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ साथ हमें क्वालिटेटिव डाटा भी फाइंड करें, ठीक है, ताकि रिजल्ट में और अच्छा रिजल्ट आए. अब एक एग्जांपल लिखते हैं जिससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी. एग्जांपल है, इमेजिन अ स्टडी टू इवेलुएट अ न्यू टीचिंग मेथड्स इफेक्टिवनेस इन इम्प्रूविंग स्टूडेंट मैथ स्कोर्स. एक क्लास में
बच्चों की मैथ्स कमज़ोर है, अब उसके लिए हम ना कुछ इंटरवेंशन लगाना चाहते थे कि ठीक है, अभी तक जिस मेथड से हम मैथ्स पढ़ा रहे थे, हो सकता है बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो या हार्ड होगा, तो हम एक न्यू टीचिंग मेथड लाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, क्लासरूम ए लिया, क्लासरूम बी लिया। क्लासरूम ए में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया और क्लास बी को बनाया कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर तो हमने न्यू टीचिंग मेथड लगाया और बी ग्रुप पे कुछ नहीं लगाया। क्लासरूम बी जो कि कंट्रोल ग्रुप है उस पर कुछ नहीं लगाया। उसके बाद प्री टेस्ट किया एंड पोस्ट टेस्ट किया ऑफ द बोथ ऑफ द ग्रुप एंड फिर डिफरेंसेस कंपेयर किया, जिससे हमारा रिजल्ट आ गया जो भी है। लेकिन रिजल्ट डिफर कर सकता है अगेन, क्योंकि रैंडमाइजेशन नहीं है। अगेन डेमोग्राफिक डिटेल्स, टीचर इफेक्टिवनेस एंड इन्वायरमेंट, सराउंडिंग कंडीशंस, स्कूल इन्वायरमेंट में इफेक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर नोट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए इस वीडियो के, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज़ जाइए ज्वाइन कीजिए और आपको भी अपने डाउट्स क्वेरीज पूछ सकते हैं, नोट्स मांग सकते हैं उस चैनल पे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, बाय बाय।